friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3, जिसका ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है आज का हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट करी है। गुलबर्ट और बाके ने यह बताया कि जिस वेग पर कोई पदार्थ क्रिया करता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंट, कोई भी एलिमेंट, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई भी सब्सटेंट, कोई भी एलिमेंट किसी भी रिएक्शन को करता है तो जिस वेलोसिटी से करता है वह उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती होती है। इट मीन्स कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट कोई भी रिएक्शन करता है जिस वेलोसिटी से करता है, तो वो जो वेलोसिटी होती है वो उस सब्सटेंट के एक्टिव मास के, जो उसका सब्सटेंट का, जो एलिमेंट का जो मास होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारिक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। सो ये वही बात कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है जो रिएक्शन कर रहा है, तो जो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सब्सटेंस के जो उसका एक्टिव मास होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। सो ये लैंग्वेज लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन का, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो डेरिवेशन को समझने से पहले उसकी लैंग्वेज है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लैंग्वेज बहुत बड़ी है, उसको मैं नोट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ओरली एक्सप्लेन करूँगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ नोट डाउन करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करते जाइएगा, जो जो मैं बोलूँगी वो नोट डाउन करते जाइएगा। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। सो देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिए थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉज मास एक्शन। तो सबसे पहले इस मेथड को किसने दिया, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस मेथड को दिया है वॉन्ट हॉफ ने। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक रिएक्शन को कंसिडर करा है। वो रिएक्शन किस तरह से है, ये A+B कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है जो C+D बना रही है। ठीक है, इसको इन्होंने समझाया है, इस रिएक्शन का यूज़ किया है। सो यहाँ पर इन्होंने कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पर दो बर्तन हैं। कैसे हैं? दो बर्तन हैं जिनमें A, B, C, D ये सारे सब्सटेंस भरे हुए हैं। और किस कंडीशन में भरे हुए हैं? इक्विलिब्रियम, जो कि आपका चैप्टर है, उसी कंडीशन में भरे हुए हैं। सो मैं ये जो बोल रही हूँ आप उसको लिख लें, मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। सो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उन्होंने एक वॉन्टॉफ ने ये कंसिडर करा कि ये जो सब्सटेंस है हमारे A, B, C, D 4 सब्सटेंस हैं, ये किसी बर्तन में रखे हैं, किसी दो बड़े बर्तन में रखे हैं, जो जिस कंडीशन में, कैसी कंडीशन में है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, साम्य अवस्था में है हिंदी में कहें। अब क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है इनका, जिस ये बर्तन में रखे गए हैं वो एक ही टेम्परेचर पे होते हैं। दो बर्तन में रखे गए हैं तो दोनों में टेम्परेचर सेम है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रखा गया है। अब ये कंसीडर करते हैं कि जो बर्तन है उसके चारों दीवार, जो चारों साइड की दीवार हैं, किसी भी बर्तन में रखे हैं तो उसके जो चारों साइड की वॉल हैं वो सभी के लिए पारगम्य हैं। मतलब एक दीवार A के लिए होगी, एक दीवार B के लिए होगी, एक दीवार C के लिए होगी और एक दीवार D के लिए होगी। ठीक है, ये सेम लैंग्वेज आपको बुक में भी मिल जाएगी आपके, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये कंसिडर कराया इन्होंने कि सभी सब्सटेंस के लिए एक वॉल सब्सटेंस A के लिए, एक वॉल सब्सटेंस B के लिए, एक वॉल सब्सटेंस C के लिए और एक वॉल सब्सटेंस D के लिए पारगम्य है। ठीक है, पारगम्य का मतलब है इसमें से ये सब्सटेंस निकल सकता है। ठीक है, अब ये कंसिडर कर लेते हैं हम कि पहले जो बर्तन है उसमें जो ये सारे सब्सटेंस हैं, ये सारे ये वाले रिएजेंट हैं और ये आपके प्रोडक्ट हैं ABCD, क्रमशः किस तरह से बने हुए हैं, सब पर एक प्रेशर लग रहा है, जो कि बहुत कम मात्रा में लग रहा है, हम कह सकते हैं जो प्रेशर लग रहा है। तो वो जो कंसिडर करा है वो इन्होंने क्या कंसिडर करा है, प्रेशर, वो क्या है, PA, PB, PC एंड PD हैं। और जो दूसरे बर्तन में आपके जो प्रेशर होंगे, जो दूसरे बर्तन में इन सब के प्रेशर होंगे वो कैसे होंगे,
पी ए डैश, यस ले लें, पी डैश बी, पी डैश सी एंड पी डैश डी। इस तरह से ये दोनों बर्तन में अलग अलग प्रेशर दिए हुए हैं इन सारे रिएजेंट और प्रोडक्ट के। ठीक है, लैंग्वेज मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखी है, तो आप लैंग्वेज को अच्छे से लिख लें प्रॉपर। मैंने बोला है उसको, वो जैसा बोला है बिल्कुल वैसी वैसी आप लिख लें। अब इसमें ये भी कंसीडर किया जाता है कि जो आपका बर्तन है वो इतना बड़ा है कि अगर कोई भी सब्सटेंस के क्वांटिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत वो उनका, हिंदी में कहें तो एक दूसरे को जब वो स्थानांतरित करते हैं तो उनके जो इंटरनल प्रेशर होते हैं और जो कंसंट्रेशन होता है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो सारी गैसें हैं वो कैसी गैसें हैं, आइडियल, मतलब ये जो सब्सटेंस है ए बी सी डी, ये सारी गैसें हैं और कैसी हैं, आइडियल गैसेस हैं। तो हमने यहाँ पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था, उसका यूज़ होगा। अपने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आइसोथर्मल आइसोकोरिक की डेरिवेशन भी कराई है। अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो उसमें क्या होता है, हम एक एक के लिए कंसिडर करते हैं, वन बाय वन एक एक गैस के लिए हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ए गैस के लिए कंसिडर किया है, तो ए का जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा वो फर्स्ट बर्तन से सेकंड बर्तन में आइसोथर्मल रिवर्सिबल के द्वारा जाता है। ठीक है, बात को समझिए क्या कह रही हूँ मैं। अगर हमने एक ए कंसिडर करा है, ए को कंसिडर करा है, तो ए का जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट अटेंसिल से सेकंड अटेंसिल में, पहले बर्तन से दूसरे बर्तन में जाने में जो उसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो उसका इनिशियल प्रेशर है वो पी ए होता है। इनिशियल प्रेशर पी ए है और फाइनल प्रेशर पी डैश ए है। सो उस समय जो ए की जो वो एनर्जी होगी, या फोर्स कह सकते हैं, एनर्जी को फोर्स से भी नोट करा है, डेल एफ ए। ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी इंटीग्रेशन पी ए से पी डैश ए, क्योंकि हमें इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर तक जाना है, वी डी पी, ये फॉर्मूला होता है। यही लॉ ऑफ मास एक्शन को आगे लेकर जाएगा, डेरिवेशन को आगे लेकर जाएगा। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, आर टी लॉग बेस में ई पी डैश ए अपॉन पी ए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, और जो मैंने थ्योरी बताई है वो आप लिख लें। अगर थ्योरी में डाउट हो तो आप मुझे बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मैंने नोट नहीं किया है। सो इस तरह से हमने एफ ए निकाला। सिमिलरली हम बी के लिए निकालेंगे, सी के लिए निकालेंगे और डी के लिए निकालेंगे। तो सिमिलरली जब हम बी के लिए निकालेंगे, वही कि बी का जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा वो भी इसी तरह से एक जगह से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाएगा। तो एफ बी जो होगा वो भी सेम आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर टी लॉग पी डैश बी बाय पी बी। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली डेल एफ सी कितना होगा, आर टी लॉग बेस में ई पी सी बाय पी डैश सी। बस इसमें चेंज हो जाएगा, पी डैश सी नीचे आ जाएगा, पी सी ऊपर। अब तक डैश वाले ऊपर थे, इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है। सी और डी वाले में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में स्थानांतरण होता है, लॉग ई पी डी बाय पी डैश डी। ठीक है, अब हमारी ये सब क्या थी, मुक्त ऊर्जाएं थी। अब कुल मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, कुल मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, तो आप लिख लें यहाँ पे कुल मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। कुल मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल एफ। ठीक है, और डेल एफ कैसे निकलेगा, इन सबको हमें प्लस करना होगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड देन इक्वेशन 4। इन सबको हमें प्लस करना होगा, तभी तो हम टोटल निकाल पाएंगे। तो टोटल निकालने के लिए हमने इन सबको प्लस कर लिया, आर टी लॉग बेस ई पी डैश ए बाय पी ए प्लस आर टी लॉग बेस ई पी डैश बी बाय पी बी प्लस आर टी लॉग बेस ई
पी सी बाय पी डैश सी प्लस आर टी लॉग बेस ई पी डी बाय पी डैश डी। ये मैंने सबको प्लस कर दिया है। अब एक बात और इसमें ध्यान रखने की है, वो ये कि जो हमने बर्तन कंसिडर करा था, हमने ये कंसिडर किया था कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और टेम्परेचर उसका क्या है, कांस्टेंट है, एक फिक्स टेम्परेचर है। तो उस समय अगर बर्तन बहुत बड़ा है और फिक्स टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उस समय जो मुक्त ऊर्जा होती है, कुल मुक्त ऊर्जा होती है, वो शून्य होती है। इट मीन्स वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ज़ीरो होती है। सो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे डेल एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्यों हुआ मैंने अभी बताया कि हमने एक बहुत बड़ा बर्तन कंसीडर करा है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुक्त ऊर्जा ज़ीरो होगी। ज़ीरो का मतलब है ये पूरी इक्वेशन को हम लिख देते हैं ज़ीरो। तो जब इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर टी लॉग बेस ई पी ए डैश बाय पी ए प्लस आर टी लॉग बेस ई पी डैश बी बाय पी बी इक्वल्स टू के मैं इधर ले आई हूँ टर्म्स को, कुछ टर्म्स को मैं इधर लेकर आई हूँ इक्वल्स टू के, और कुछ टर्म्स को उधर। तो ये इस तरह से हो जाएगा, आर टी लॉग बेस ई पी सी डैश बाय पी सी प्लस आर टी लॉग बेस ई पी डी डैश बाय पी डी। ये समझ में आ रहा है कैसे आई लाइन? देखिएगा, ये सारे टर्म्स थे नीचे वाले, ये सारे टर्म्स थे, इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगी तो माइनस के हो जाएंगे। ये वाले टर्म्स तो एज इट इज़ हैं, स्टार्टिंग के दो टर्म्स तो एज इट इज़ हैं, लास्ट के दोनों टर्म्स को इक्वल्स टू के उधर ले जाने पर माइनस के हो गए। जब दोनों टर्म्स माइनस के हो गए तो इसको प्लस बनाया है फिर से, अगेन इसको प्लस बनाने पर क्या हुआ कि ये वाले जो पी सी डैश नीचे था वो पी सी डैश ऊपर आ गया और पी सी नीचे चढ़ा गया। तो पी सी डैश जो पी सी ओवर पी डैश सी था वो पी सी डैश अपॉन पी सी हो गया। एंड देन ये भी नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डी डैश वालों को ऊपर लेकर डी डैश वालों को नीचे ले आए। आई थिंक इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, लॉग बेस ई पी सी क्रॉस पी डी ओवर पी ए क्रॉस पी बी इक्वल्स टू लॉग पी डैश सी क्रॉस पी डैश डी ओवर पी डैश ए क्रॉस पी बी डैश। ठीक है, सो ये कैसे आया? देखिए, आर टी इधर दोनों टर्म में से कॉमन निकलेगा और आर टी इन दोनों में से भी कॉमन निकलेगा। जब दोनों साइड से कॉमन निकलेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर टी सब जगह से कैंसिल हो गया। अब बचते हैं हमारे ये वाले टर्म्स, तो इसको देखिएगा किस तरह से लिखा है, लॉग पी सी क्रॉस पी डी लॉग पी ए क्रॉस पी बी इक्वल्स टू, जो टर्म्स बचेंगे उसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग पी डैश सी क्रॉस लॉग पी डैश डी क्रॉस लॉग पी ए डैश लॉग पी डैश बी। इस तरह से लिख दिया है। फिर लॉग से लॉग भी कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, पी सी क्रॉस पी डी ओवर पी ए क्रॉस पी बी इक्वल्स टू पी डैश सी क्रॉस पी डैश डी ओवर पी डैश ए क्रॉस पी डैश बी। और ये एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट के इक्वल होता है इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है इस तरह से लिख देते हैं, केवल पी सी क्रॉस पी डी ओवर पी ए क्रॉस पी बी किसके इक्वल है, के पी के। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट होता है और यही आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये थी इसकी डेरिवेशन कि इसको कैसे करना है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी और आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे कैसे दो बर्तन लेते हैं और उसमें बहुत बड़े बर्तन लेते हैं जिसमें ये चारों कैसे फिल होती हैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और उसके बाद चारों वॉल के लिए ये पारागम्य होती हैं, चारों दीवार के लिए, पात्र के लिए, और दोनों ही बर्तन का जो टेम्परेचर होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उसके लिए प्रेशर कंसीडर करते हैं
पी ए, पी बी, पी सी, पी डी एंड पी डैश ए, पी बी, पी डैश बी, पी डैश सी एंड पी डैश डी। उसके बाद हम एक मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला बनाते हैं, उसी तरह हम ए बी सी डी चारों के लिए लेते हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं, चारों इक्वेशंस को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया था और ऐड करने के बाद हमने डेल एफ मुक्त ऊर्जा को 0 रखा था। क्यों रखा था 0? क्योंकि एक बहुत बड़े पात्र का बहुत विशाल माना जाता है, इसलिए उसको एक फिक्स्ड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो फ्री एनर्जी होती है, वो 0 होती है। इसको इक्वल रख दिया है। फिर यहाँ से ये सबको इक्वल्स टू के उधर ले गए हैं, आर टी को कॉमन लेके दोनों टर्म्स से, दोनों साइड से कैंसिल कर दिया है एंड देन इसको इस फॉर्म में लिखा है और फिर इसको लॉग से लॉग कैंसिल करके इस फॉर्म में लिखा है, जो कि कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, जिसे हम के पी बोलते हैं। यही लॉ ऑफ मास एक्शन है। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।